हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से, ठीक है ना, डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, ब्लैकमैन रिएक्शन या यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन के अंदर हम लोग पढ़ाई करेंगे बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग केल्विन साइकिल या C3 साइकिल या उसी का दूसरा नाम है कार्बन एसिमिलेशन या पेंटोज फास्फेट पाथवे PPP, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम हैं कि डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन या केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ठीक है ना, इन सब नामों से इनको जाना जाता है। तो देखिए शुरू करते हैं ना। डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन। पहली बार डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी आपसे पूछा जाएगा तो किसने किया? ब्लैकमैन ने। बट कैल्विन प्रेजेंटेड दीज रिएक्शन इन साइक्लिक मैनर। अब मतलब ये डार्क रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्शन पूरा आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि साइक्लिकल मैनर में कैसे रिएक्शन चलते हैं उसके बारे में किसने बात किया? कैल्विन ने। उसके बारे में किसने बात किया? कैल्विन ने। इसलिए हम लोग कभी कभी इसको हम लोग कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि कैल्विन साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? तो क्या नाम बताना है सर? फास्फोग्लिसरिक एसिड। कैल्विन ने स्टडी किया किसके ऊपर? क्लोरेला के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर स्टडी किया? क्लोरेला के ऊपर। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला इज यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा क्लोरेला कौन है, तो क्लोरेला इज यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रूबिस्को। रूबिस्को का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग रूबिस्को के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल बातें हैं, इनको हम सीख लेते हैं, ठीक है। रूबिस्को इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज विच इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। आपसे पूछा जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा C3 साइकिल के अंदर रूबिस्को का लोकेशन कहाँ होता है, रूबिस्को प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है ना। और एक बात पूछा जाता है रूबिस्को के बारे में कि रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए, तो क्या बताना है सर? रूबिस्को, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल इज RuBP। ये मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहली बार जो पिक करता है, ठीक है ना, जो उस एक्सेप्टर का नाम होता है RuBP, ठीक है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। RuBP का नाम क्या है? ये है हमारे पास यहाँ पे नीचे ना, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। नेक्स्ट बात यहाँ पे लिखा है 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं? अब देखिए, पढ़ रहे हैं हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डार्क रिएक्शन के बारे में। तो डार्क रिएक्शन का पर्पज़ क्या है, पहले उसको जान लीजिए। डार्क रिएक्शन का पर्पज़ है ग्लूकोज बनाना, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन का पर्पज़ है ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है? डार्क रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? डार्क रिएक्शन के अंदर। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे जो पहला एक्सेप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है RuBP। क्या नाम है उसका? RuBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है ना। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहे हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, यानी कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। यानी ऐसे हम देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड
राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है, ठीक है ना। इस स्टेप को नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को। ध्यान रख पाएंगे यहाँ तक कि यहाँ पे सर एंजाइम कौन काम करता है, रुबिस्को, ठीक है ना। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद कह रहे हैं कि सर जो आगे क्या होता है देखिए अब हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए 5 कार्बन यहाँ से और 1 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, तो 5 और 1 कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन। तो स्टार्टिंग में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर एक्सेप्टर जो है उसके पास 5 कार्बन है, ठीक है ना, तो पहला प्रोडक्ट को होना चाहिए कि सर वो 5 कार्बन से तो ज़्यादा ही होगा, 5 कार्बन से ज़्यादा का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। बीच में एक 6 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल जो होता है वो ज़्यादा देर तक कह रहे हैं कि अपने फॉर्म को रिटेन नहीं कर सकता, तो वो टूट जाता है। टूटता है तो क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है इसका, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के सर 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये अब देखिए इसके पास कह रहे हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास कितने कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है ना। तो 2 मॉलिक्यूल होगा इसका, तो कितना कार्बन हो गया, तो 6 कार्बन, ठीक है ना। तो अभी हम 6 कार्बन से चले थे, 6 कार्बन पे ही हम चल रहे हैं, ठीक है ना। यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास 3 कार्बन होता है, लेकिन उसका 2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन। क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। देखिए रिडक्शन कैसे, अब ये रिडक्शन मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है, बोलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है, तो वहाँ से बनता है ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बनता है, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। 3-फॉस्फो, ये देखिए 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड क्या तैयार होता है यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है ना, 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। अच्छा देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो कह रहे हैं सर ये 6 कार्बन, ठीक है। अब 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड इसके पास कितना कार्बन है, ये 3 कार्बन लग रहा है, ये कितना कार्बन है, ये 3 कार्बन लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा 3 कार्बन, इसका कह रहे हैं कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल है, इसका कह रहे हैं सर 2 मॉलिक्यूल है। मतलब ये वाला जो ये रिडक्शन वाला स्टेप है ना, वो कितनी बार होगा, एक बार कह रहे हैं कि एक बार 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहले मॉलिक्यूल के लिए, फिर दूसरी बार 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल कह रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे देखिए एक एटीपी, मतलब इस रिडक्शन में एक एटीपी और एक NADPH का खर्चा होता है। अब बनता क्या है, एक ADP और एक NADP प्लस, ठीक है ना। तो एक के लिए अगर एक ATP और एक NADPH का खर्चा है, तो 2 के लिए कितना खर्चा होगा सर, 2 ATP, देखिए 2 ATP और उसके साथ साथ 2 NADPH का खर्चा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अभी तक हम लोग क्या रिटेन कर पा रहे हैं सर, यहाँ तक हम लोग ये 6 कार्बन को रिटेन कर पा रहे हैं। अब यहाँ से ज़रूरी बात क्या है हमारे पास कि अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहे, अगर आप क्या चाहते हैं ये रिएक्शन लगातार चलता रहे, तो उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी बात क्या है कि सर राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट को लगातार, मतलब राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का काम करता है। तो उसका कह रहे हैं कि उसका प्रेजेंट रहना यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है ना। मतलब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट को लगातार रीजनरेट कराते रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन साइक्लिकल मैनर में
चलता रहे, ठीक है ना। तो आप समझिए यहाँ तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हम लोग यहाँ तक अभी 6 कार्बन में चल रहे हैं। तो अब आगे रीजनरेशन होगा, आप समझिए 6 कार्बन, आप यहाँ तक हमारे पास कह रहे हैं 6 कार्बन था सर, उसमें से रीजनरेशन होगा तो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि इस 6 कार्बन में से 5 कार्बन तो रीजनरेट कर गया, ठीक है ना, 5 कार्बन रीजनरेट कर गया, मतलब राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट फिर से तैयार हो गया और 1 कार्बन निकल के बाहर आ गया, 1 कार्बन निकल के बाहर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको ऐसे सोचना है कि, और ये जो रीजनरेशन स्टेप है इसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सर रीजनरेशन में भी एक एटीपी का यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन में भी एक एटीपी का खर्चा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एटीपी यहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि सर ठीक है। तो अब ओवरऑल ये पूरी जो कहानी है आप ध्यान से देखिए इसको कि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि सर 2 एटीपी यहाँ से, 2 एटीपी यहाँ से और 1 एटीपी यहाँ से, ठीक है ना। तो कितने एटीपी हो गए, 3 एटीपी हो गए, कितने एटीपी हो गए, 3 एटीपी हो गए, ठीक है। और हमारे पास कह रहे हैं कितने NADPH हुए, तो 2 NADPH हो गए, ठीक है ना, मतलब 3 ATP और 2 NADPH हो गए। अब ये कह रहे हैं कि ये किसके करेस्पॉन्डिंग, अब ये किसके करेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं सर, ये एक सिंगल कार्बन के करेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमें बनाना क्या है, बनाना क्या है, जो मतलब सिंपलेस्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तैयार होना है उसका नाम है ग्लूकोज, उसका क्या नाम है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के पास हमें पता है कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना कार्बन कितना चाहिए, ये 6 कार्बन चाहिए, ठीक है ना। 6 कार्बन से ही तो आप ग्लूकोज बना पाइएगा ना। मतलब ये जो साइकिल है, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए इस साइकिल को कितना बार रिपीट होना पड़ेगा सर, 6 बार, ठीक है। और अगर एक कह रहे हैं कि एक कार्बन को निकालने में 3 एटीपी, देखिए एक कार्बन को निकालने में 3 एटीपी और 2 NADPH2 का खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये एक कार्बन की बात हो गई। तो 6 कार्बन के लिए गुणा कर दीजिए 6 से, ठीक है। तो ये गुणा होने के बाद कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सर 18 एटीपी और 6 गुणा 2 12 NADPH2, इतना खर्चा होगा। एक सिंगल ग्लूकोज को बनाने में, सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज होने में 18 एटीपी और 12 NADPH2 का खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं सर, 3 स्टेप। कौन कौन से, पहला है कार्बोक्सिलेशन, पहला है देखिए, पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए ना, रिडक्शन को रिडक्शन क्यों बोले हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमें पता है कि सर एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है, ठीक है। तो अगर आपको एसिड से एल्डिहाइड चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा ना। इसलिए देखिए इस स्टेप को क्या नाम दिया गया है, इस स्टेप को बोल रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, क्योंकि इस स्टेप में सर एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में। एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, देखिए एसिड कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। अगर एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिडक्शन। तो कितने स्टेप हो गए, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन, ठीक है ना। एक कार्बन के लिए कह रहे हैं कि कितना खर्चा होगा, 3 एटीपी का और 2 NADPH2 का।
तो फिर कह रहे हैं कि सर ग्लूकोज बनाना होगा तो उसके लिए तो आपको 6 कार्बन चाहिए। मतलब इस साइकिल को कितनी बार रिपीट होना पड़ेगा? 6 बार रिपीट होना पड़ेगा। ये साइकिल 6 बार रिपीट होगी तो 18 ATP, कितना ATP? 18 ATP और 12 NADPH2 का खर्चा होगा। ठीक बात है ना? तो ये हो गई हमारी C3 साइकिल की बात। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हमें देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में? लाइट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात किया था? ये रहा हमारे पास लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। एंड लाइट रिएक्शन में क्या हमने सीखा था कि लाइट रिएक्शन में सर, लाइट रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट था उसको हम लोग क्या नाम देते थे? NADPH2 प्लस ATP, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। तो एसिमिलेटरी पावर जो कह रहे कि लाइट रिएक्शन में बना है उसका इस्तेमाल किया जाएगा डार्क रिएक्शन में फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलिए, वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP, NADPH and O2. Of these, O2 diffuse out of the chloroplast, मतलब डिफ्यूज कह रहे O2 जो होगा वो डिफ्यूज कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugars। सही है? सही है सर, शुगर बनाना है। दिस इज बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का बायोसिंथेटिक फेज है। बायोसिंथेटिक फेज यानी बायोसिंथेटिक फेज जहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन होना है, ठीक। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। यही तो बोला ना कि ये जो रिएक्शन है यानी डार्क रिएक्शन होगा वो लाइट पे कह रहे हैं कि लाइट पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं रखता है। तो डिपेंडेंसी किस पे है सर? तो डिपेंडेंसी रखता है वो लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट का। लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट कौन है? एसिमिलेटरी पावर, दैट इज NADPH2 प्लस ATP। सही है? सही है सर। This process does not directly dependent on the presence of light but is dependent on the product of the light reaction, that is ATP and NADPH besides CO2 and, ठीक है, CO2 and H2O। You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continue for some time। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी। अब इस बात को कैसे कह रहे हैं कि वेरीफाई करेंगे? इट इज़ सिंपल, कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, मतलब लाइट जैसे ही लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मतलब लाइट एब्सेंट होगा, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम। थोड़े टाइम के लिए ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब बायोसिंथेटिक प्रोसेस अगर चल रहा है मतलब उसको चलाने वाला जो भी है, ठीक है, उसको चलाने वाला जो भी है वो प्रेजेंट है। और उसको चलाने वाला कौन है? एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सही है ना? वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर लाइट को आप दोबारा से लेके आइए तो बायोसिंथेटिक जो फेज है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन इज अ मिसनॉमर। तो मिसनॉमर क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो डार्क है ना, डार्क जो टर्म है वो इंडिकेट किसको करता है? डार्क मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना। लेकिन डार्क रिएक्शन का अंधेरे से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि सर 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 PM। 1 PM के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट रिएक्शन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको डार्क रिएक्शन
भी देखने को मिलता है। मतलब क्या हो गया कि अगर सर 1 बजे दोपहर में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, तो डार्क रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि डार्क रिएक्शन का अंधेरे से तो कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप कहेंगे सर फिर इसको डार्क क्यों बोला, क्योंकि एक को आप लाइट बोल चुके हैं। तो डार्क रिएक्शन के अंदर ठीक है डायरेक्ट लाइट का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है। तो डिपेंडेंट किस पे होता है, वो डिपेंडेंट होता है बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज एसिमिलेटरी पावर, दैट इज NaDPH2 प्लस ATP। तो ये मिसनॉमर यही तो पूछ रहा है ना कि डार्क रिएक्शन क्या मिसनॉमर है, एकदम मिसनॉमर है सर। मिसनॉमर वही होते हैं ना कि जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं सर, ठीक है। तो ये मिसनॉमर की तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। लेट अस नाउ सी हाउ द ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce ये CH2O, ये सिंपल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। आर शुगर। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, और रादर what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fix. Just after World War II, among the several efforts to put radioisotope to beneficial use, the work of मेल्विन कैल्विन, तो मेल्विन कैल्विन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है ना, इज एग्जाम्पलरी। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14, नॉर्मल कार्बन कौन होता है, नॉर्मल कार्बन 12 होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन जो कि कार्बन 14 था उसका इस्तेमाल किया। बाई हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज लेड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पहला स्टेबल कंपाउंड तैयार हुआ उसके पास कितना कार्बन का नंबर था, कार्बन का नंबर था सर 3 कार्बन। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हेंस इट वाज कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल आफ्टर हिम। मतलब कैल्विन ने साइक्लिकल मैनर में ये जो पूरा रिएक्शन होगा उसके बारे में बताया। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहला जो प्रोडक्ट था उसको क्या नाम दिया गया, इन शॉर्ट बोलते हैं PGA। हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव, तो कितना कार्बन बताना है सर, इसके पास 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, आसान है। साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ज़माने के साइंटिस्टों को भी इस बात में दिलचस्पी थी कि क्या सारे प्लांट्स के अंदर कह रहे हैं कि यही 3 कार्बन कंपाउंड ही सिंथेसाइज होता है, या कुछ अलग प्लांट में कुछ अलग प्रोडक्ट भी बन सकता है। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट whether the first stable product of the CO2 fixation was again a organic acid but one which had 4 carbon atom in it। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट ग्रुप भी डिस्कवर किए गए जिनके अंदर पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का न होके वो 4 कार्बन का रहा, जिसे हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OAA के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सही है। मतलब हमारे पास दो कह रहे हैं कि 2 ग्रुप हो गया प्लांट का, ठीक है। एक को नाम देंगे C3 प्लांट, दूसरे को नाम देंगे C4 प्लांट। C3 प्लांट कौन रहे, जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट उसके पास कितना कार्बन रहा, 3 कार्बन रहा सर। और C4 किसको बोलेंगे, जिसके पास पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला रहा। These 2 group of plants shows the other associated characteristic that we will
दैट वी विल डिस्कस लेटर, जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्राइमरी एक्सेप्टर, इसको याद रखना है आपको। लेट अस नाउ आस्क ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction। मतलब उस जमाने के साइंटिस्टों का भी ये स्ट्रगल था कि वो डार्क रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है ना। देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग और फिक्सिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन एटम ऑफ PgA। मतलब यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या थी कि जब पहला स्टेबल कंपाउंड था उसके पास 3 कार्बन था। तो ये लोगों का दिक्कत ये था कि सर फिर जो कार्बन का जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है उसके पास कितना कार्बन का मतलब नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप समझिए कि जैसे पहला स्टेबल कंपाउंड अगर 3 कार्बन वाला है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमें पता है कि सर 1 कार्बन डाइऑक्साइड तो जुड़ती है कम से कम। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था कि जो एक्सेप्टर है उसके पास कितना कार्बन होना चाहिए। तो बहुत दिन तक लोगों को ये भ्रम था कि सर यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, 2 कार्बन वाला नहीं होता है, यहाँ पे 5 कार्बन वाला, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड होता है। देखिए इसको, द स्टडीज वेरी अनएक्सपेक्टेडली सो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज 5 कार्बन कीटोज शुगर, 5 कार्बन कीटोज शुगर। याद रखिएगा इसको, कैसा शुगर है, कीटोज शुगर, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट और RUBP। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी। क्या आप में से कह रहे हैं किसी ने इसके बारे में सोचा? डोंट वरी, आप नहीं सोच पाए। द साइंटिस्ट आल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन। उस ज़माने के कह रहे हैं साइंटिस्टों को भी बहुत टाइम तक ये बात नहीं पता चला था। फिर उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद कह रहे हैं इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि पहला जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है उसके पास कार्बन का नंबर कितना होता है सर, वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है और उसका नाम होता है RUBP। उसका नाम होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसका नाम राइबुलोज बिसफॉस्फेट, इसका नाम एक और होता है ना राइबुलोज, इसका फुल फॉर्म होता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करिए। चलिए आगे फिर क्या बोल रहे हैं कि दे आल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C3 एसिड द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर के अंदर कह रहे हैं कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए, कार्बन का नंबर होना चाहिए सर 2। दे स्पेंड मेनी ईयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई 2 कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर द 5। मतलब तो दिमाग में तो आपकी यही सेट है, ठीक है, कि सर जो एक्सेप्टर होगा उसके पास 2 कार्बन होना चाहिए। आप 2 कार्बन ढूंढते रह जाएंगे, आपको 2 कार्बन वाला एक्सेप्टर होता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी भूमिका थी ये, बहुत ज़्यादा इसमें से ये नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि एक कीटोज शुगर है जिसके अंदर कार्बन का नंबर कितना होता कार्बन का नंबर कितना होता है, 5 कार्बन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कैल्विन साइकिल। कैल्विन एंड हिज कोवर्कर्स then worked out the whole pathway and so that the pathway operated in a cyclic manner। ये जो पूरा कह रहे पाथवे है वो साइक्लिक मैनर में होता है। द RUBP was रीजनरेटेड, और लास्ट में RUBP को क्या करा दिया जाता है, यहाँ पे रीजनरेट करा दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए RUBP को रीजनरेट करा देना है, RUBP was रीजनरेटेड। आगे फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए, let us now see how the Kelvin pathway operate and whether the sugar is synthesized। कहाँ ये चलता है और शुगर का सिंथेसिस कहाँ होता है। Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants। मतलब कि केल्विन साइकिल कह रहे हैं कि सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट ग्रुप के अंदर चलता है, चाहे वो C3 हो चाहे वो C4 हो। इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर
दे हैव C3 और C4 और एनी अदर पाथवे, मतलब कोई भी पाथवे चले, कोई भी पाथवे कह रहे हैं कि चले, उसमें कॉमन बात क्या है कि सबके पास C3 साइकिल कह रहे हैं कि C3 साइकिल का चलना कंपल्सन है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस, दैट इज़ पहला स्टेज क्या होगा कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेज क्या होगा रिडक्शन, तीसरा स्टेज क्या होगा रीजनरेशन। देखिए कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स इनटू, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे, कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, सबसे ज़रूरी स्टेप। आपसे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, तो क्या बोलना है सर कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp, जिसमें होता क्या है कि CO2 आके जुड़ता है किसके साथ RuBp के साथ। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RuBp कार्बोक्सिलेज, ठीक है। आगे देखिए हम बात करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एंजाइम जो होता है उसको हम लोग रूबिस्को के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो रूबिस्को के बारे में आगे बात करेंगे कि रूबिस्को का सर डुअल फंक्शन होता है, ठीक है। रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी दिखाता है, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी दिखाता है। तो इस केस में रूबिस्को जो है, रूबिस्को क्या कर रहा है, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने में कह रहे हैं हेल्प कर रहा है, इसलिए रूबिस्को का नाम यहाँ पे क्या है देखिए, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RuBp कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीजनेज क्यों गायब है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका RuBp, यानी राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज which results in the formation of 2 molecule of 3 phosphoglyceric acid, जिसका रिजल्ट क्या है कि यहाँ पे सर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलिए अब एक के पास ध्यान दीजिए, एक के पास कितना कार्बन है, तीन कार्बन है, तो दोनों के पास मिला के कितना कार्बन हो जाएगा 6 कार्बन। सिंस दिस एंजाइम आल्सो has an oxygenation activity, it would be more correct to call it RuBp carboxylase or oxygenase or रूबिस्को, ठीक है। वही तो बात किया हमने ना कि रूबिस्को के पास, ठीक है, रूबिस्को के पास कह रहे हैं कि सर मतलब डबल एक्टिविटी होती है, वो कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर सकता है, वो ऑक्सीजनेज की तरह भी काम कर सकता है, इसलिए बोला यहाँ पे कि इसका सही नाम क्या होना चाहिए रूबिस्को, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है। अब हो क्या रहा है देखिए यहाँ पे, इसको एकदम से आसान है। तो ये राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, इसके पास कितना कार्बन, ये 5 कार्बन, देखिए ये CO2 यहाँ से आ रहा है, CO2 में कितना कार्बन, 1 कार्बन, जुड़े किसके प्रेजेंस में, रूबिस्को के प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पे पहला स्टेप जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया कार्बोक्सिलेशन। देखिए तो 5 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कितना कार्बन होगा 6 कार्बन, यहाँ से अब ये 6 कार्बन नहीं, ये ऐसा कुछ 6 कार्बन का अनस्टेबल यहाँ पे इंटरमीडिएट तैयार होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बोल सकते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए अब यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कितना कह रहे कि नंबर कितना है 2, ठीक है। अब यह कि दूसरा रिएक्शन, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, ये एसिड है, ये एसिड है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास ट्रायोज फॉस्फेट 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसको क्या नाम देते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, एसिड कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, एसिड कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, इसलिए इस स्टेप को हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन। देखिए ऐसे
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो एसिड का रिडक्शन होगा तो फिर क्या तैयार होना पड़ेगा, एल्डिहाइड। यहाँ पे यही तो हो रहा है ना, एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में। एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में। ये देखिए ये एल्डिहाइड है, ये कौन है, ये एसिड है। तो एसिड कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, इसलिए इस स्टेप को नाम दिया जाता है रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन में क्या ध्यान में रखना है हमें, रिडक्शन में देखिए ध्यान से, एक एटीपी और एक NADPH का खर्चा है, और यहाँ पे आपको बनता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट NADP+। ठीक है, ये एक फास्फोग्लिसरिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है ना, हमारे पास फास्फोग्लिसरिक एसिड का नंबर कितना है सर, इसका नंबर है 2, तो 2 नंबर होगा। मतलब क्या, यहाँ पे हम आइडिया लगा सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये 2 बार चलेगा सर। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग कहाँ पहुँचे कि चलिए अच्छा सर ठीक है, ये यहाँ पे सर 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, यहाँ पे ये 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन एक बार में, तो दोबारा में भी क्या होगा, 3 कार्बन, तो कुल मिला के कार्बन कितना हो गया, 6 कार्बन। कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन। अब लास्ट में हमें क्या कराना है कि हमें राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को रीजनरेट भी करना है। तो अगर ये आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन कह रहे हैं लगातार, मतलब ये साइकिल लगातार चलती रहे, तो उसके लिए राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप समझिए हमारे पास कितने कार्बन हैं, यहाँ तक हमारे पास कह रहे कितने कार्बन है सर, 6 कार्बन। 6 में से आप 5 वापस कर दीजिए, ये देखिए 6 में से आप 5 क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए, तो आपको बच कितने गए, 1 कार्बन बचा ना। अब आप समझिए 1 कार्बन, तो मतलब ये हुआ कि आपको ग्लूकोज बनाना है। आपको बनाना क्या है, ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको कह रहे हैं कि सर कम से कम 6 कार्बन चाहिए। कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो 6 कार्बन को ये साइकिल कह रहे हैं कि एक बार साइकिल चलेगी तो 1 कार्बन बाहर निकल के आ रहा है। तो 6 कार्बन को बाहर निकालना है तो इस साइकिल को कितनी बार चलना पड़ेगा, 6 बार चलना पड़ेगा। ठीक है, और पूरे में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर पूरा जब साइकिल कह रहे हैं कि चलेगा 6 बार, तो एक बार जब साइकिल चल रही है तो देखिए यहाँ पे एक बार कह रहे हैं कि ये 2 ATP, यहाँ 2 ATP और 1 ATP ये रीजनरेशन में। तो हमारे पास कुल मिला के खर्चा कितना हो गया ATP का, तीन ATP का खर्चा हो गया फॉर 1 कार्बन। एंड यहाँ देखिए ये 2 NADPH2, 2 NADPH2। ठीक है ना, मतलब 1 कार्बन को बाहर निकालना है। इसको अलग अलग मत समझिए कि सर यहाँ एक ये 2 हो गया, नहीं, अच्छा कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब सही है ना, ये यहाँ पे 1 कार्बन को बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं सर इतना खर्चा है। ठीक है, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है सर 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज़ ग्लूकोज। मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए ये इस वाला पूरा ये जो कह रहे हैं कि ये जो साइकिल है इसको कितनी बार ऑपरेट होना पड़ेगा, 6 बार। तो ये 6 बार साइकिल ऑपरेट होगी, तो गुणा कर दीजिए 6 से। तो ये 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ATP, और ये 6 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 ATP। मतलब एक ग्लूकोज को तैयार करने में कह रहे हैं कि इतना खर्चा है सर, 18 ATP और 12, अच्छा यहाँ भी ATP लिखा गया, ये NADPH2 होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक ये बात आपको याद रखना है कि 1 कार्बन की करस्पॉन्डिंग बात करी जाएगी तो 3 ATP और 2 NADPH2। ठीक है, और 6 कार्बन के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे सर, 18 ATP और 12 NADPH2। सही है। चलिए दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है, देखिए दीज आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन में
कह रहे हैं कि सर रिडक्शन की मदद से आगे हमें ग्लूकोज मिलेगा। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इस स्टेप में कह रहे हैं कि इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल एटीपी फॉर फास्फोराइलेशन, ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule fixed। ठीक बात है। The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turn of cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। ठीक है। अब नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर दैट इज RUBP is the crucial if the cycle is to be continue uninterrupted। मतलब साइकिल को बिना किसी रुकावट के चलते रहने के लिए RUBP का रीजनरेट होना कंपलसरी है। ठीक है। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। मतलब रीजनरेशन में 1 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो कितना स्टेप हो गया हमारे पास? 3 स्टेप। सर कितना स्टेप हो गया? 3 स्टेप। पहला रहा हमारे पास कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रहा रिडक्शन और तीसरा रहा रीजनरेशन। ठीक है। चलिए, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब देखिए यही तो बताया ना कि एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH2। देखिए, फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required। It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place। To make 1 molecule of glucose, 6 turns of the cycle are required। Work out how many ATP and NADPH molecule will be required to make 1 molecule of glucose through the Calvin pathway। ये तो हमने बात कर लिया ना। It might help you to understand all of this if we look at what goes in and what comes out of the Calvin। तो एंटर देखिए 6 बार कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। बोलिए, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सर 6 बार, ठीक है, 6 बार में 6 कार्बन, 6 बार में 6 कार्बन। तो एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग हम लोग अभी बात किए, एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। तो 6 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइड बाई 6। तो देखिए ये कितना हो गया? ये 18 ATP और 12 NADPH कह रहे हैं कि एंटर करता है। और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? एक ग्लूकोज बना, 18 ADP तैयार हुआ और 12 NADPH। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे C4 पाथवे के बारे में।